सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अपने यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं रोटेशन के एडवांस के पीवाईक्यूज 2021 और 22 के। राइट, टोटल आपको 8 सवाल आए थे एंड माइंड इट, इसके अलावा हमने जितने भी एडवांस के पीवाईक्यूज किए हैं सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये अपना 2021 का सवाल है। 2021 में 4 सवाल और 2022 में आपको 4 सवाल पूछे गए थे। काफी हाई वेटेज रहता है इसका। ये जो सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, काफी डुएबल क्वेश्चन है आपको रोटेशन में, इन 2 सालों में खासकर। सवाल में आपसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रेडियस r है। आप इसके सेंटर पे यहाँ पे देखिए कैपिटल F फोर्स लगा रहे हो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड इज म्यू। तो यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज योर म्यू बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन a। जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसे राइट साइड खींच रहा है तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सेलरेशन आपको इस प्रकार से राइट साइड आ जाएगी। अच्छा सर, और क्या बोला हमसे? गिवन दैट द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। आपसे सवाल में क्लियरली कह रहा है कि भैया आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, यानी कि आपका यहाँ पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी 100% रहा होगा और आपके पास कंडीशन रही होगी a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है सर, यहां तक एकदम। अब तुम खुद ही लॉजिकली सोचो कि भैया आपने एक्सटर्नल फोर्स आगे लगाया है, फ्रिक्शन यकीनन ग्राउंड इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा रहा होगा, क्योंकि यही फ्रिक्शन होगा जो कि ये अल्फा को प्रोड्यूस किया होगा। फ्रिक्शन इज द ओनली थिंग ओवर हियर विच कैन ब्रिंग अ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ओवर हियर। अच्छा, और देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला सवाल। फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। अभी तक हमसे सवाल में ये क्लियर नहीं कहा गया है कि सिलेंडर आपका सॉलिड है कि हॉलो है। तो सबसे पहली बात, चलिए हम लोग इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं जिसको हम कह देते हैं kmr²। अगर ये एक हॉलो सिलेंडर हुआ तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी और अगर सॉलिड सिलेंडर हुआ तो k की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले है ना आपको इक्वेशंस पता करने पड़ेंगे। आपके पास जब भी रोलिंग के ऊपर सवाल आता है 2 इक्वेशन आपको लिखना पड़ता है। एक तो नेट फोर्स इक्वल टू 0, यानी कि आपने लिखा कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू इसका मास कितना है स्मॉल m, सो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ये इक्वेशन लिखते हो। दूसरा आपको लिखना पड़ता है सेंटर के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा। राइट, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो सर टॉर्क तो सिर्फ फ्रिक्शन का होगा, टॉर्क कितना लिखोगे F इंटू आर, I इंटू अल्फा में I लिख दोगे आप kmr², जनरल अभी लिख रहे हैं हम लोग, और अल्फा की जगह आप यहां पे लिख सकते हो a बाई आर, क्योंकि भैया रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। अच्छा सर, तो भैया यहां से r² ये आपका खत्म हो जाएगा। यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू KMA इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप बड़ी आसानी से स्मॉल a की वैल्यू को पता कर सकते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए तो ये आपको हो जाएगा KMA इज इक्वल टू MA, यानी कि सर a की वैल्यू आपको निकल के आ रही है कितना, F अपॉन m इंटू K प्लस 1। तो सर ये जो है मेरे को निकल के आई है एक्सेलरेशन की वैल्यू। राइट, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन K पे डिपेंड करता है, यानी कि सॉलिड सिलेंडर है कि हॉलो सिलेंडर है उस बात पे आपका आंसर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है सर, फॉर सॉलिड सिलेंडर यानी कि K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी फॉर सॉलिड सिलेंडर। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इज 2 म्यू g। सर यहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन का किस्सा क्यों निकल के आ रहा है, बात को समझिएगा। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, आप जैसे जैसे इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे यहां पे फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी बढ़ती जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है एंड दैट इज योर हाउ मच। इस सवाल में अगर हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो वो होगा म्यू mg। क्या हमेशा फ्रिक्शन म्यू mg लग रहा है? वो गलत है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो यहां पे लग सकता है। शुरुआत में जब आपका f छोटा रहा होगा तो आपका फ्रिक्शन भी कम लग रहा होगा। आप जैसे जैसे f को बढ़ाओगे, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है बाय द वे, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, ये समय के साथ आपको बढ़ता चला जाएगा अगर आपने कैपिटल F को भी बढ़ा दिया तो सर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहां पे लग सकता है दैट इज योर म्यू mg। क्लियर है सर? अच्छा,
तो यहीं से आपको दिखना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 से आपको दिखना चाहिए कि सर मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी एंड दैट इज इक्वल टू के एम ए। एम से एम मेरा कट गया, तो यहां से आपको दिखना चाहिए ए इज इक्वल टू म्यू जी बाई के। और अगर हम बात करें सॉलिड सिलेंडर की तो के की वैल्यू हाफ है, तो ये यकीनन आपको 2 म्यू जी निकल के आ रहा है, विच मीन्स ये वाला जो आपको सवाल का जवाब दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी वो आपको सही है। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 2 म्यू जी ही आपका जा सकता है। क्लियर है एकदम। सी की बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। ये तो सरासर गलत है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमेशा इतना लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इससे कम भी लग सकता है। फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए इज इक्वल टू इतना। थिन वॉल्ड का मतलब है हॉलो सिलेंडर अगर आपका है तो के की वैल्यू आपको 1 हो जानी है। तो आप इस वाले इक्वेशन से देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो नीचे आपको हो जाएगा 2m, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है सर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल को आप ध्यान से देखिए, बड़ा ही आपका ये टिपिकल फंडामेंटल क्वेश्चन है बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का। और एक सवाल 2021 में पूछा गया और एक सवाल सेम कॉन्सेप्ट सेम एप्लीकेशन सेम फॉर्मूला 2022 में आपसे पूछा गया। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M, लेंथ A है, और वो इस वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। सिंबल यहाँ पे ओमेगा का डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन ये आपको ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी। उसके साथ साथ यहाँ पे रॉड के एंड से a/4 दूरी पे आपको एक डिस्क भी यहाँ पे हिंज्ड है, और ये डिस्क जो है वो इस एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से घूम रहा है। आपको डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये डायरेक्शन भी आपको कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन भी आपको कैसी है सर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भैया सभी ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। पहली बात हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये जो आपका डिस्क है उसका रेडियस भी आपको a/4 ही हो जाता है। फिर हमसे पूछ रहा है कि भैया कहाँ गया द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द पॉइंट O इज हाउ मच, यानी कि इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे एक तो आपके पास ये क्या है, एक आपके पास रॉड आ जाता है और एक आपके पास डिस्क आ जाता है। देखिए सबसे आसान है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखना, किसका सर रॉड का, या आपको चुपचाप से हो जाएगा I into ओमेगा। ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज नथिंग बट योर ma²/3, और ये रहा आपका ओमेगा। उसके बाद जब आप लिखने जाओगे ना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O, तो यहाँ पे बच्चा आपको लिखना पड़ता है 2 एंगुलर मोमेंटम। एक आपको लिखना पड़ता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, प्लस एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। किसका, इस डिस्क का। एक आप लिखोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट O के अबाउट क्या है, और दूसरा आपको लिखना पड़ता है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओगे तो आपको ये डिस्क सिर्फ प्योर इस तरीके से गोल गोल घूमता दिखाई देगा, तो एंगुलर मोमेंटम I into ओमेगा हो जाता है। हाँ जी सर। इसकी अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का आपको ये वेलोसिटी कितना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो वेलोसिटी इनटू द प्लेन होगी। बेसिकली इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपको इस हिसाब से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास का सर वेलोसिटी कितना है, राइट, वो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, अच्छा सर सेंटर ऑफ मास की दूरी इस एक्सिस से कितनी है 3a/4, मानते हो 3a/4, तो क्या हो जाएगा mv इंटू डी, और डी में आपको ये हो जाएगा 3a/4 प्लस ये वाला तो बड़ा ही सिंपल है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स दिस एक्सिस दैट इज mr²/2। सो m रेडियस a/4 है तो a/4 का स्क्वायर किया तो a/a²/16 और नीचे में एक 2, सो I इंटू ओमेगा, और ओमेगा सर कितना है 4 टाइम्स है। ठीक है सर, अब तुम ध्यान से देखो ये v कितना है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यानी कि ओमेगा इंटू 3a/4, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा है, सर्कुलर है ना, तो इस सर्कुलर पे जो टेंजेंशियल स्पीड होगा वो तो ओमेगा इंटू आर होएगा। तो सर ये आपको हो जाएगा m3a/4, v की जगह आपको लिखना पड़ेगा ओमेगा इंटू अगेन 3a/4
प्लस यहाँ पे आप चाहो तो 4 कट कर सकते हो, सो दिस बिकम्स योर ma स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई दिस इज योर 8। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखना चाहिए हाउ मच इज दिस, दिस इज योर ma स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे आप 9/16 और यहाँ पे आपके पास 1/8 हो जाने वाला है, ठीक है। दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। तो ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को अपने को ऐड करना है, यानी कि सर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा, आप यहाँ पे ma स्क्वायर ओमेगा को कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आपका 9/16, यहाँ पे आपका 1/8 और यहाँ पे आपका 1/3 होगा। तो आप यहाँ पे 16 एलसीएम लेना, 9 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा 2 प्लस ये आपको ओके सॉरी नॉट 16 48, यू मस्ट टेक 48 एज एलसीएम, 27 6 और ये आपको हो जाएगा 16। तो ये अपने को कितना दिख रहा है 22 और 27 कितना हो जाएगा 49। सो दिस बिकम्स योर 49/48 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे हमसे n पूछा है, तो n क्या दिख रहा है सर 49 दिख रहा है। क्लियर है एकदम। सेम चीज पे आपसे आगे जाके अभी देखेंगे हम लोग 2022 में भी सवाल है एक। अब इस सवाल को देखिए, ये आपको बेहद सिंपल जो सवाल कहते हैं ना, ये उस कैटेगरी का सवाल है। जस्ट ये आपको मोर देन 1 करेक्ट है, तो बच्चे क्या है कि इसको पेशेंटली पढ़ते नहीं कभी कभी। आपको कहता है कि y और x एक्सिस है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास अपने को दे रखा है, मास इज इक्वल टू 0.2 kg। शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पे था, XY प्लेन पे है, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है -l, -h, जहां पे l 10 मीटर है, h 1 मीटर है। द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट t इक्वल्स टू 0 और उसका एक्सेलरेशन 10 है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, पार्टिकल जो है ना आपका, पार्टिकल कुछ यहां पे है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कितना है, x की वैल्यू -l दैट इज 10। तो अगर हम यहां पे लेंथ की बात करें तो भैया पार्टिकल आपको 10 मीटर इधर है और पार्टिकल 1 मीटर जो है वो नीचे है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे ये, तो ये पार्टिकल 1 मीटर आपको नीचे था, ठीक है। अच्छा, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन ही है, एंड दैट इज योर 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड पार्टिकल की 0 थी, ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ खास बात लिखा नहीं है, कहता है कि L वेक्टर एंगुलर मोमेंटम है, टाउ वेक्टर टॉर्क है, आई जे के आपका जो मीनिंग होता है। हमसे पूछ रहा है द पार्टिकल अराइव्स एट द पॉइंट x इक्वल्स टू l, y इक्वल्स टू -h एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पॉजिटिव 10 मीटर हमसे कह रहा है। अब y कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहा, तो पार्टिकल बेसिकली आपको एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। देखिएगा, पार्टिकल आपको एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और हमसे कहता है कि जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है, कहने का मतलब है जब ये दूरी आपको अब 10 मीटर पॉजिटिव x एक्सिस में है, इस वक्त यहां तक आते आते उसको क्या 2 सेकंड लगा है। ये तो सिंपल आपका काइनेमैटिक्स का सवाल हो गया है। आपके पास इनिशियल स्पीड दे रखा है, सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है 20 मीटर्स। सो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू s, कितना है 20 मीटर डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन दैट इज योर 10। सो यस, दिस टर्न्स आउट टू बी 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है सर। अब यहां पे हमसे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है। टॉर्क हमसे देखिए पूछ रहा है व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल्स टू l, y इक्वल्स टू -h, यानी इसी वाले पॉइंट की बात कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया टॉर्क में आपको फोर्स चाहिए, पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यानी पूरे जर्नी पे पार्टिकल पे फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन इनटू मास व्हिच इज नथिंग बट योर 2 न्यूटन। तो पार्टिकल का फोर्स, उस पे फोर्स कांस्टेंट है 2 न्यूटन का। आपसे यहां पे ओरिजिन के अबाउट है ना, व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट, इतना आपसे टॉर्क पूछ रहा है। तो भैया टॉर्क जब आप लिखोगे तो टॉर्क में भले ही आप ये वाला ले लो आर वेक्टर, लेकिन आपको लिखना तो पड़ता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो तो आपका हमेशा 1 मीटर ही है, यानी कि अगर हम टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सो 2 इंटू 1 ही लिखाएगा, दैट इज योर 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी 2 तो मैच कर रहा है। और जहाँ तक बात सर यहाँ पे डायरेक्शन की है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये आपका बेसिकली आर वेक्टर है। आप जब यहाँ पे आर क्रॉस एफ करोगे आपका थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा, यानी कि पॉजिटिव z एक्सिस में k कैप में आएगा। सो यस, दिस इज योर पॉजिटिव k कैप, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है सर। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स एंगुलर मोमेंटम टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हमने ओरिजिन के अबाउट ही निकालना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की, जहाँ पे आपसे एक और बात देखिएगा, अगर आपका बी सही है ना तो आपका डी गलत हो जाएगा। क्यों सर? कहता है कि टॉर्क अब के कैप हो गया है अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस एच पे था, यानी कि पार्टिकल जब यहां पे होगा तो क्या अब टॉर्क बदलेगा? नहीं बदलेगा जनाब, फोर्स वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही है ना, हर पॉइंट पे टॉर्क सेम निकल के आने वाला है ओरिजिन के अबाउट, तो आपका डी ऑप्शन तो गलत है। और जहां तक बात है आपकी सी ऑप्शन की, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सिंपली और एम वी आर, मास आपको 0.2 है। आपको एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है x इक्वल्स टू एल वाई माइनस एच, यानी इसी पॉइंट पे पूछ रहा है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि भैया इस पॉइंट पे ना पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो ये वेलोसिटी तो आप निकाल सकते थे ना, u प्लस ए टी करके, u 0 है, a 10 है, और टाइम कितना लगा था? 2 सेकंड लगा था ना यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ पे 2 पुट किया है, दिस इज योर 20 मीटर्स पर सेकेंड, सो दिस इज योर 20 एंड r का मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज योर 1, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर हाउ मच? दिस इज योर 4, लेकिन यहाँ पे भी 4 ही दिया है। अच्छा, डायरेक्शन फिर से वही बात है, अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है तो आप r क्रॉस v करोगे, आपका थंब आउट ऑफ द प्लेन विच मीन्स पॉजिटिव k कैप, तो सी भी आपका सही है। क्लियर है एकदम? चलिए अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये सवाल आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम का सवाल है, यानी कि नेट टॉर्क 0 और नेट फोर्स 0, सिंपल कहानी एकदम। हमसे कहता है कि भैया आपके पास यहाँ पे ऐसा एक रॉड है और ये रॉड इस पॉइंट पे हिंज्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये धागा ना होता तो रॉड ऐसे आपका गिर जाता, ठीक है। एंड पे आपके पास एक वेट है अल्फा डब्ल्यू, इस रॉड का वेट जो है वो डब्ल्यू है, रॉड की लेंथ एल है, यहां से एक केबल या फिर एक धागा को आप समझिए इन एक्सटेंसिबल वायर है, जिसका एक एंड पॉइंट पी पे और एक एंड आपने यहां पे अटैच कर दिया है, ये लेंथ आपको एल है, ठीक है सर। अच्छा, हमसे कहता है द रोप कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ दिस मच, भैया धागा जो है इससे ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वरना वो टूट जाएगा अगर ज्यादा हो गया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, है ना। आपसे यहां पे देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ, तो कहीं ना कहीं हमको है ना सबसे पहले इस सवाल का एफबीडी बनाना चाहिए। तो ये जो हिंज होता है, हिंज पे आप समझिएगा मेरी बात को, हिंज पे आप हमेशा 2 फोर्सेस दिखाया करेंगे, एक अलोंग दी हिंज दिखा दीजिए, सॉरी एक अलोंग दी रॉड दिखा दो और एक वर्टिकल टू द रॉड। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो N1 है और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स N2 है, हॉरिजॉन्टल वन इज N2, वर्टिकल वन इज N1, राइट। आपका धागे में टेंशन T होगा, उसका भी 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक लोगे ऊपर की तरफ T cos थीटा, T sin थीटा। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये लेंथ L, ये लेंथ L, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्रीज था, यानी कि ये एंगल 45 डिग्री जब था तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T/√2, T/√2, और ये वाला कंपोनेंट भी आपका जनाब T/√2। ये जो रॉड है उसका वेट उसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, तो आपने यहाँ पे एक W वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिखा दिया, और ये जो आपका वेट है वो भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीज़ों को पुल कर रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ से हटा के हम लोग सीधे एक फोर्स ही दिखा देते हैं, है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, रिमूव दिस थिंग, हमने जो है यहाँ पे दिखा देना है W नीचे ऐसा, और यहाँ पे अपने को दिखाना पड़ेगा अल्फा W। सो दिस इज योर W, दिस इज योर अल्फा W। सो ये हमने बना दिया है जनाब सारे के सारे फोर्सेस। जहाँ तक बात आपको डायमेंशंस की है, ये आपका L/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये वाला चीज़ जो है वो L है, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके देखो। सबसे पहले हम लोग नेट फोर्स 0 देखेंगे, एक्स एक्सिस में भी 0, वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि N2 और T/√2 आपस में बराबर होने चाहिए थे। यहाँ पे लिखिए कहीं पे N2 इज इक्वल टू T/√2। वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपके फोर्स बराबर होने चाहिए थे, तो N1 प्लस दिस राइट शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो यहां पे आप लिख सकते थे कि सर N1 प्लस T/√2 इज इक्वल टू, यहां पे आप W कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा। ये हो गया नेट फोर्स 0, और एक इक्वेशन अपने को लिखना पड़ता है नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये रॉड रोटेट भी नहीं कर रहा था,
अच्छा, सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा हिंज के अबाउट नेट टॉर्क 0 करो, क्योंकि जब हिंज के अबाउट करोगे तो N1 N2 का टॉर्क पहले ही 0 हो जाएगा। T/√2 का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको एक्सटेंड किया तो ये भी उसी हिंज से पास करेगा। यानी कि सर आपके पास जो टॉर्क बचने वाले हैं, इन दोनों का टॉर्क बीइंग अपोज्ड बाई T/√2 का टॉर्क, समझ लो ना। इस पॉइंट के अबाउट W का टॉर्क ऐसा, अल्फा W का टॉर्क ऐसा और T/√2 का टॉर्क ऐसा। तो अपने को यहां पे दिख रहा है कि जब नेट टॉर्क बराबर 0 करेंगे तो अपने को यहां पे W का टॉर्क कितना हो जाएगा, W इंटू L/2 प्लस अल्फा W इंटू L, दिस शुड बी इक्वल टू T/√2 का टॉर्क, दैट इज T/√2 इंटू L। तो यहां से अपना सबसे पहले तो L L L अपना खत्म हो जाने वाला है, एंड फ्रॉम हियर you can clearly see that T is equal to, or rather T/√2 is equal to, here you have W, आप अल्फा प्लस 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, हमको यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O पूछा, हमसे N1 के बारे में पूछ रहा है। सर N1 आपका है ना यहां पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करो ना, एक काम करो, ये जो T/√2 की आपने वैल्यू निकाली है इसको यहां पे डाल के देखो क्या होता है। तो N1 प्लस T/√2 की जगह ये वाली टर्म हम लोग यहां पे लिखेंगे, तो W अल्फा प्लस W/2 इज इक्वल टू W प्लस W अल्फा। आप देखें W अल्फा आपका यहां से मर जाता है, यहां से आपको N1 की वैल्यू निकल के आ रही है W/2। सो व्हाट डज दिस मीन कि आपका जो N1 है वो कांस्टेंट है, वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही तो बोला है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्लियर है एकदम। अब देखिएगा बी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इक्वल्स टू दिस मच। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मतलब N2, तो हमसे N2 के बारे में कुछ कुछ पूछ रहा है। N2 इज इक्वल टू, अच्छा N2 T/√2 के बराबर है, लेकिन आपका जो T/√2 है वो तो इसके बराबर था। तो यहां पे लिखो W अल्फा प्लस 0.5। अल्फा की वैल्यू अगर आपने 0.5 लिखा यहां पे, तो ये तो इवेंचुअली आपको W ही हो जाएगा जो हमसे कह रहा था। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है सर, सी की बात करते हैं। द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0.5। अब ढूंढिए टेंशन कहां है, यहां है आपका टेंशन। तो इस वाले इक्वेशन में अगर आपने इस वाले इक्वेशन में भैया अल्फा को 0.5 रख भी दिया, तब भी आपका एक √2 का टर्म तो आ रहा है जो कि मेरे को यहां पे दिख नहीं रहा है, विच मींस ये वाला आपका गलत है। ठीक है सर। अच्छा, द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इक्वल्स टू 1.5। तो एक काम करो ना, पहले तो अल्फा को यहां पे 1.5 पुट करके देख लो क्या हो रहा था। अगर आपने इस वाले इक्वेशन में T/√2, अगर आपने अल्फा को यहां पे 1.5 पुट किया मतलब 3/2, सो 3/2 प्लस 1/2 इज 2, तो ये आपको आया 2W, यानी टेंशन की वैल्यू हो जाती है 2√2W। भैया जब अल्फा को 1.5 रखा तो टेंशन अपना मैक्सिमम लिमिट रीच कर गया। 1.5 से ज्यादा कर दोगे तो धागा टूट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एंट्री मारते हैं 2022 के सवालों में। ये आपको बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, ऐसा नहीं कि सवाल डिफिकल्ट है, लेकिन सवाल आपको बड़ा ही मल्टी कॉन्सेप्ट टाइप्स है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमसे कहता है कि समय शून्य पे आपके पास ना बेसिकली एक डिस्क है। देखिएगा आपके पास एक डिस्क है ऐसा, है ना, और वो आपको मस्त रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। आपको ये डिस्क प्राणी जो है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। समय शून्य पे इसके बॉटम सरफेस पे, जहां पे इसका धरती के साथ कांटेक्ट हो रहा है, वहां पे यहां पे ना एक पार्टिकल इस पे अटैच हो जाता है। देखिएगा क्या बोला है, ये आपको अल्फा से रोटेट कर रहा था। अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है 2/3। डिस्क का रेडियस हमको दे रखा है 1 मीटर्स। अ स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट t इक्वल्स टू 0। इट इज कौन, इट स्टोन इज एट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन। यहां पे है आपका वो स्टोन चिपका हुआ है। लेटर एट t इक्वल्स टू √π सेकेंड, कितने टाइम के बाद, √π सेकेंड, द स्टोन डिटैचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टैंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क। ठीक बात है सर। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन
मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन एस, ये आपका प्लेन है, इज दिस मच, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल टाइप था, आंसर आपका इसमें डेसिमल में भी आ सकता है। समय शून्य पे आपका जो वो स्टोन है वो यहां है। अच्छा सर, ये जो आपका डिस्क है उसके पास देखिएगा एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि अल्फा है ना, प्योर रोल कर रहा है, तो अल्फा है तो ए भी होएगा। अगर सर इसकी अल्फा की वैल्यू इतनी है तो ए की वैल्यू अल्फा इंटू आर, यानी कि 2/3 ही हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस टाइम के बाद आपसे कहानी पूछ रहा है, यानी कि रूट पाई सेकेंड, तो रूट पाई सेकेंड बाद ये स्टोन एग्जैक्टली कहां पे है, उसकी वेलोसिटीज क्या है, आपको जानना जरूरी है। हाँ सर, ये तो आपने इतने इंपॉर्टेंट बात बोल दी जो हम सोच भी नहीं पा रहे थे। ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को कि भैया इतने टाइम के बाद आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है। सर वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टी, है ना। क्यों भाई, क्योंकि स्टार्ट्स टू रोल, शुरुआत में तो जीरो रहा होगा सेंटर ऑफ मास का स्पीड। सो v इज इक्वल टू ए इंटू टी, ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, टी की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो ये आपको हो जाता है 2√π/3 सेकेंड। अच्छा सर, अब आपको ये भी जानना है कि ये स्टोन एग्जैक्टली कहाँ है, क्या स्टोन यहाँ है, क्या स्टोन यहाँ है, क्या स्टोन यहाँ है, यानी कि आपको ये जानना है कि आपका जो ये डिस्क है वो कितना एंगल घूम गया है। अगर ये मेरा वर्टिकल लाइन जो मेरे लिए रेफरेंस है, तो डिस्क कितना एंगल घूम गया है वो कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे सर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 0 है, डिस्क तो आपको रेस्ट से शुरू हुआ था, तो आप यहां पे इस्तेमाल करोगे हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सर अल्फा की वैल्यू जो है वो अपने को 2/3 दे रखा है, सो 2/3 और टाइम का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपको चुपचाप से पाई निकल के आएगा, बोले तो π/3, बोले तो सर 60 डिग्रीज। बढ़िया है सर। सर जो स्टोन सबसे नीचे था वो 60 डिग्री घूमा है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बेसिकली। सो कहाँ है वो 60 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा, तकरीबन कहीं यहाँ पे है, ऐसा देखिए। सो बेसिकली स्टोन भाई साहब एग्जैक्टली लगभग यहां है, जो ये एंगल हमको साफ साफ अभी सॉल्व करके आया है 60 डिग्री। अच्छा, इस मोमेंट पे स्टोन जो है यहां से डिटैच हो जाता है, तो भैया जब डिटैच हुआ था इसकी वेलोसिटी उतनी ही रही होगी जितनी अभी डिटैच होने से पहले इस पॉइंट की थी। तो भैया अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी एक v तो होगा, लेकिन आपको ये डिस्क ओमेगा से घूम भी तो रहा होगा, और क्योंकि भैया प्योर रोलिंग है तो जो टैंजेंशियल स्पीड रहा होगा वो आपको ओमेगा आर के बराबर रहा होगा, जो टैंजेंशियल स्पीड रहा होगा वो ओमेगा आर के बराबर, और क्योंकि प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो बेसिकली ये भी तो v ही है। हाँ सर। अच्छा, अब देखिएगा और क्रिटिकल बात, भैया पहले से ही अभी आपका जो ये पॉइंट है ना, ये जो स्टोन है पहले से ही किसी हाइट पे है। ये हाइट कितनी है, पहले से ही वो एक हाइट पे है प्लेन से, दैट इज इक्वल टू, अगर ये रेडियस r है तो सर क्या ये हाइट आपको r माइनस आर कॉस 60 डिग्री नहीं दिख रहा? देख लो भैया, ये वाला r है और ये वाला r cos 60 डिग्री, ये वाला r cos 60 डिग्री है, तो सर ये वाला हो जाएगा r माइनस आर cos 60 डिग्री। रेडियस खुद 1 मीटर ही है, तो इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आया आपको कितना, ये निकल के आया आपको हाफ मीटर। तो यहां पे जो लिखा है ना हाफ प्लस दिस, यानी कि ये हाफ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। अब प्लस x/10, ये x/10 बेसिकली आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से। सर कहां से आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन? भैया ये पार्टिकल जो है अब इस मोमेंट पे डिस्क का साथ छोड़ दिया है, तो जब डिस्क का साथ छूट गया है तो इस डिस्क को भी मिटा देते हैं, लेकिन मिटाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। एक v इधर, आप देखिए आ गया खेला वेक्टर का, एक v इधर और एक v इधर है। अच्छा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल जनाब 30 डिग्रीज नहीं है ना सर? और ये
ये तो 90 डिग्रीज ही होता है ना, रेडियस के साथ टैंजेंट 90 डिग्री है। तो सर इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में जो एंगल है ना वो सर है हमारा 120 डिग्री। एंड बच्चा इतना तो पता होना चाहिए ना कि अगर दो वेक्टर की वैल्यू सेम है, मतलब दो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर 120 डिग्री अपार्ट होगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्ट, पहली बात तो एंगुलर बाइसेक्टर पे होगा, यानी ये 60 डिग्री और इसकी वैल्यू भी v होगी। करके देख लो, √v² + v² + 2v² cos 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो सर हमको ये समझ में आ गया कि ये सारे राम कहानी को अब हम यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि डिस्क से छूटने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी v है और 60 डिग्री पे है विद द एक्स एक्सिस। अच्छा सर हटाइए इसको, इन प्राणी का काम होता है अब समाप्त, और हमको अब पता चल गया है कि भैया आपका पार्टिकल का वेलोसिटी है ऐसा, ये v होगा, और ये v कितना है हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसका यहां से एंगल क्या है 60 डिग्री, तो भैया प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो कर रहा था, तो ये वाला अब भी हमको एक्स्ट्रा h max आएगा, दैट इज इक्वल टू u² sin² θ / 2g, है ना। सो u² मतलब v², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4π/9 sin² θ, यानी sin² 60 डिग्री, तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2g यानी 1/20। अच्छा सर अब तुम देखो तो 4 ने 4 को मार दिया, 3 ने इस 3 को भी जो है मार दिया, तो यहां से अपने पास दिख रहा है π/60। तो सर ये π/60 जो है वो x/10 के बराबर होना चाहिए भैया, 1/2 इस 1/2 के बराबर तो था ही, तो π/60 इस x/10 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये इसको ऐसे जो है पहली बात तो कट कर रहा है, तो x की जो वैल्यू है वो π/6 है। अब देखिए इन न्यूमेरिकल टाइप है तो एग्जैक्ट लाने की कोशिश करनी है। पाई बेसिकली आपका 22/7 और नीचे में आपका ये 6 है, तो दिस इज 3, दिस इज योर 11, सो बेसिकली 11/21। अब 11/21 करोगे तो 0 आ गया, तो 5 से जाएगा तो 105 मतलब 5 बचा 50, तो 50 के लिए यहां पे आपको 2 आ जाएगा, सो 0.52 बिकम्स दी करेक्ट आंसर, 0.52। ठीक है सर एकदम। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये सवाल तो आपको महा फंडामेंटल क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपके पास ये जो चीज है वो एक सॉलिड स्फीयर है, लिखा हुआ है ना, हम थोड़ा ना बोले, लिखा हुआ है। इसका मास आपको 1 kg है, रेडियस 1 मीटर है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। अच्छा भाई साहब, तो रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। 2 फोर्स इस पे लग रहा है, ऐसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का फोर्स है, 1 न्यूटन का फोर्स है, पैरेलल टू द इंक्लाइन ब्ला ब्ला। r 0.5 मीटर है ना, ये 0.5 मीटर पे है, एंड एज शोन इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज हाउ मच। डाउन द प्लेन मतलब सवाल खुद कह रहा है कि आपका जो स्फीयर है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे गिरेगा ना, नीचे ही तो गिरेगा। बनाइए इसका बीडी, एक आप यहाँ पे दिखाएंगे mg sin थीटा, भैया थीटा कितना है 30 डिग्री, तो mg sin थीटा हो जाएगा बेसिकली mg/2 sin 30 डिग्री है ना। अच्छा सर, दिखाने को आप चाहो तो mg cos थीटा भी दिखा सकते हो, नॉर्मल भी दिखा सकते हो, है ना। और एक आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा फ्रिक्शन, जो कि ये इंक्लाइन इसके सरफेस पे लगा रहा होगा। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि सर सवाल में तो कुछ नहीं बोला फ्रिक्शन के बारे में, तो खुद भी तो सोच सकते थे कि फ्रिक्शन को लगना ही पड़ेगा। क्यों सर? भैया आपका जो ये गोला है ना, मेरी बात समझिएगा, एक सेपरेट यहाँ पे फटाक से आपको है ना एक फिगर बना के दिखा देते हैं। ये आपका स्फीयर है, आपका जो गोला है उसका सेंटर ऑफ मास नीचे ए एक्सेलरेशन से गिर रहा है। भैया जब प्योर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो एक अल्फा भी तो होगा, ऐसा एक अल्फा भी ऐसा होगा, यानी कि कोई फोर्स होना चाहिए जो ये टॉर्क पैदा करे। अब mg का कंपोनेंट तो टॉर्क पैदा कर नहीं सकता सेंटर के अबाउट, उसी से पास कर रहा है। और ये दोनों जो फोर्सेस है उनका टॉर्क किस सेंस में है, ध्यान से देखो, ये जो 1 न्यूटन है इसका सेंटर के अबाउट जो टॉर्क होगा वो ऐसा है, राइट। लेकिन हमको तो अल्फा ऐसा चाहिए, तो ऐसा वाला अल्फा कौन जनरेट करेगा? फ्रिक्शन, पीछे लग के। यानी फ्रिक्शन नहीं बोला है, दैट डजंट मीन कि फ्रिक्शन है ही नहीं, लगना पड़ेगा। सवाल में जब कहा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन ही तो था वो जो ये कांड कर रहा था। अच्छा सर,
हटाइए इसको, दो दो चित्र का कोई काम नहीं हमारे जीवन में। देखा जाए तो इस mg cos थीटा और नॉर्मल का भी कोई काम नहीं था। अब देखिएगा तो सर फ्रिक्शन जो है वो पीछे लग रहा है F, ठीक बात है सर। हमसे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हमसे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A है और इस प्राणी का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो हम क्या बोले थे, रोलिंग के केस में हमेशा दो इक्वेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे mg/2 नीचे की तरफ, अच्छा ये 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट, वो तो कट गया नेट फोर्स में, बचेगा आपको सिर्फ mg/2 माइनस योर फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि अपने को चाहिए अब वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए लगाओगे टॉर्क, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू F इंटू आर, राइट। लेकिन ये जो 1 न्यूटन है, इनका टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क को अपोज कर रहा है, यानी Fr माइनस 1 न्यूटन का टॉर्क कितना हो जाएगा 1 इंटू आर, और इस वाले का भी बेसिकली 1 इंटू आर ही होगा, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दिस इज योर 2/5 mr², और अल्फा की जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a/r। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये स्मॉल r प्लस स्मॉल r कहीं ना कहीं कैपिटल R के ही बराबर है, चेक कर लो, चेक करना भी तो बनता है। तो यानी कि सर ये हो जाएगा Fr माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू 2/5 mr इंटू a। अगर ध्यान से देखो तो ये R भी आपका कट जाता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 2/5, मास आपका 1 kg है तो 2/5 a प्लस यहां से आपका बेसिकली 1 आएगा इधर, तो ये होगी आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू। इसको डालिए ऊपर, दिस इज योर mg/2, मास आपका 1 था तो ग्रेविटी बाई 2 करेंगे तो 5 माइनस फ्रिक्शन इज 2/5, तो ऐसे लिखो ना 2/5 a माइनस 1 इज इक्वल टू a, है ना, मास की वैल्यू 1 थी, तो ये आपको हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 7a/5, यानी कि सर a इज इक्वल टू 20/7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो इक्वल टू हाउ मच, 7 2 14, 6 बचेगा तो 7 8 56, 4 है तो 7 5, सो 2.85 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब इसका आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो उन्होंने ना रेंज दी है 2.85 एंड 2.86, दोनों ही उन्होंने एक्सेप्टेबल आंसर बताया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक और सवाल पूछा गया था 2022 में, सिमिलर है एकदम। यहां पे बस कहानी थोड़ी सी प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। कहता है कि आपके पास एक फ्लैट सरफेस ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए है जिसका रेडियस r है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चिपका हुआ है, ये वाला सरफेस पे चिपका पड़ा है। एंड आपके पास यहां पे एक और, ये कौन है, अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी जिसका मास m है विथ सेम रेडियस रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ ए एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ओके, द सेंटर of mass of B has a fixed angular speed omega about the vertical axis passing through the center of A। यानी कि ये जो डिस्क का सेंटर है ना, इसका इस वाले एक्सिस के अबाउट, है ना, इनटू द प्लेन, ऐसा एक एक्सिस होगा उस पॉइंट से, उसके अबाउट इस सेंटर का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। सो बेसिकली इसका जो डिस्क का सेंटर होगा वो भी एक सर्कुलर पाथ पे है ना, वो भी एक सर्कुलर पाथ पे है, ऐसे बेसिकली यहाँ पे देखिएगा ऐसा, है ना। सो बेसिकली ये जो आपका सर्कल है ना, इसके अबाउट हमसे कह रहा है कि ओमेगा है, ठीक है। तो पहले तो मान लेते हैं कि इसके सेंटर का जो वेलोसिटी है लेट अस से वो v है, ठीक बात है सर। इसका खुद का मास m है, इसका रेडियस r है, अपने को ओमेगा दे रखा है। तो क्या आपको पहली बात एक ये बात आपको समझ में आई कि सर ये जो v है ना, किसके अबाउट था ओमेगा, यहां से यहां तक, तो दिस डिस्टेंस इज टोटल 2r। आप तो ऐसा समझिए कि आपके पास एक पॉइंट मास है जो कि 2r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, राइट। तो ओमेगा क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r। तो आपने यहां पे v को लिखा है ओमेगा इंटू 2r। एक तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। हमसे क्या बोला फाइनली, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ b, डिस्क बी का एंगुलर मोमेंटम इज दिस मच विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ए। तो इस पॉइंट, इस सेंटर के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम बोलता है इतना है, तो n की वैल्यू कितनी है। तो क्या लिखोगे,
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। बेसिकली यहां पे आप लिखते हो दिस इज नथिंग बट योर mvd। सो मास, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इज नथिंग बट योर 2 ओमेगा r इनटू योर d, एंड d इज नथिंग बट योर 2r। ठीक है, प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि आपका ऑब्वियस सी बात है, आपका जो ये डिस्क है, आपका जो ये डिस्क है वो खुद प्योर रोल कर रहा है इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग। तो जब भैया इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं है तो आपका ये खुद किसी ओमेगा से घूम रहा होगा, राइट, या फिर उसको ओमेगा प्राइम बोल दीजिए। एंड ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ये वाला ओमेगा प्राइम होगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम इंटू आर भी तो होगा। इसका जो खुद का रेडियस r है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जो आपका प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है, यानी कि सर आपका ये जो ओमेगा प्राइम है दैट इज इक्वल टू v बाई आर, और v कितना है 2 ओमेगा आर। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ओमेगा प्राइम इज नथिंग बट 2 ओमेगा। इसका इस्तेमाल कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये आपको सिर्फ ओमेगा प्राइम से घूम रहा है तो I इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट mr² / 2 इंटू ओमेगा प्राइम, यानी कि 2 इंटू ओमेगा। तो यहां से आपको देखना चाहिए दिस फेलो इज योर हाउ मच 5m ओमेगा r स्क्वायर। तो यहां से n की वैल्यू 5 हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है एकदम? चलिए ओके, आखिरी सवाल इस सेशन का अपने सामने दिख रहा है। ये सवाल क्या है, आपको इसमें कहता है, हालांकि सवाल को आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यह सवाल टिपिकली बनाया गया है कि अगर किसी को क्लिक कर जाए अबाउट टॉर्क, अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो आप इसको सवाल को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। 2022 का है। सवाल में कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द पोजिशन एज F वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच। जहां पे k की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल्स पोजिशन इज दिस मच एंड उसकी वेलोसिटी इतनी है। Let Vx and Vy denote the x and y components of the particle's velocity respectively. Right? Ignore gravity. When z equals to 0.5 meter, the value of this is how much? भैया जब z का कोऑर्डिनेट 0.5 मीटर था उस समय पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x होगा, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y रहा होगा, पार्टिकल का x में वेलोसिटी vx है, y में वेलोसिटी vy है। तो इसका वैल्यू कितना है हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले अगर तुम यहां पे गौर से देखो ना, ये फोर्स अपने आप में ही थोड़ा सा खास है। फोर्स हमसे कहता है दिस इज योर -k, दिस फेलो इज योर xi कैप प्लस yj कैप, राइट। सो मुद्दे की बात यह है कि आपका ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट योर पोजिशन वेक्टर समथिंग लाइक दिस, r वेक्टर इज योर xi कैप प्लस yj कैप। सो बेसिकली फोर्स आपका जब भी लग रहा होगा वो ओरिजिन से ही पास करेगा। ये आपको एक रेडियल फोर्स है, बेसिकली ये आपको एक रेडियल फोर्स है। आप खुद यहां पे फोर्स का चाहो तो निकाल लो मैग्नीट्यूड, आपको दिखाई देगा इट इज √(x² + y² दैट इज इक्वल टू r। सो बेसिकली ये एक रेडियल फोर्स है, वो हमेशा सेंटर से ही पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। बेसिकली अगर आपका फोर्स हमेशा ओरिजिन से ही पास कर रहा है, यानी कि टॉर्क अबाउट ओरिजिन जो होगा वो आपको 0 होगा, यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कांस्टेंट। तो हमें इसी चीज को, इसी ज्ञान को हमको बेसिकली यहां पे इस्तेमाल करना है। वी हैव टू इक्वेट एंगुलर मोमेंटम फॉर 2 डिफरेंट सिचुएशन। पहला सिचुएशन हमारे पास है समय 0 पे, दूसरा सिचुएशन है जब आपका z कोऑर्डिनेट 0.5 हो जाता है ना। फाइनल सिचुएशन क्या है कि आपका जो पोजिशन वेक्टर है वो अपने को नहीं पता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z अपने को दे रखा है, फिलहाल इसको आप z ही रखिए। एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो आप ऐसे लिख सकते हैं vxi कैप प्लस योर vyj कैप प्लस योर vz k कैप, है ना, vz k कैप। अच्छा, अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, ये आपका हो गया है फाइनल सिचुएशन, और शुरुआत सिचुएशन का आपके पास वेलोसिटी भी दे रखा है, आपके पास पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है। तो भैया एंगुलर मोमेंटम में आप क्या लिखते हो, दिस इज योर
आर क्रॉस पी यानी कि m इंटू आर क्रॉस वी। सो बेसिकली अपने को है ना r क्रॉस v दोनों का इक्वेट करना है, क्योंकि m तो ऐसे भी बराबर ही है, अपने को दोनों का r क्रॉस v को इक्वेट करना है। अब यहां पे क्या तो आप यहीं से चेक कर सकते हो कि आपको कैसे करना है, या फिर आप जो बेसिक फंडामेंटल तरीका से क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हो ना, आप वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यहां पे झिझक वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आपको बेटर समझ में आए, काफी बच्चों को ये चीज समझता है, तो चलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं। आपके पास आई जे कैप, लेकिन आपको है ना पूरा नहीं खोलना है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा, आपको ये फॉर्मेट ढूंढना है कहीं से भी। तो शुरुआत में आपका आर वेक्टर क्या है, दिस इज योर आर वेक्टर, दैट इज योर 1/√2, दिस इज योर √2, ये आपका 0 है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर से यानी कि ये आपका -√2 है, -√2 प्लस √2 एंड दिस इज योर 2/π। बाद में आपका पोजीशन वेक्टर x y z, दिस इज योर vx vy vz। आपको यहीं से दिखना चाहिए कि अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों का k कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वो भी बराबर होना चाहिए। अगर हम k कैप की बात करें तो यहां से जो आपको k कैप का कोएफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा दिस एंड दिस, यानी कि सर x vy माइनस y vx, जो कि हमें चाहिए। तो यहां का भी k कैप का देखो क्या हो जाएगा, दिस राइट, सॉरी हाँ, दिस इज हाउ मच 1, देन माइनस दिस जो कि है -2, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 3, यानी 3 इज इक्वल टू दिस। तो इस सवाल का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।